सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $10 मिलियन का इजाफा हुआ है और अब ये बढ़कर 21 अरब 258 मिलियन डॉलर्स तक हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर $16 मिलियन इजाफे के साथ 16 अरब 88 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचे हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों की बात करें तो उनके जो ज़खायर हैं वो $6 मिलियन कम होकर 5 अरब 171 मिलियन डॉलर तक रह गए। माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये इजाफा स्टेट बैंक की फॉरेन एक्सचेंज खरीदारी के बाइस हुआ है, ताहम बढ़ती दरामद के सबब दिसंबर में करंट अकाउंट जो है वो $244 मिलियन खसारे में रहा था और स्टेट बैंक को उम्मीद है कि माली साल के अख्ताम तक ज़खायर 17 अरब 800 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे, जबकि पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें डॉलर, यूरो, सुकूक या पहले पांडा बॉन्ड के इजरा पर भी गौर किया जा रहा है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट या कितना अहम हो सकता है हमारे रिजर्व्स के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKT सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये खबर जब हम सुनते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर इजाफा हो गया है तो सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके समरात आम आवाम तक पहुँचना, आवाम को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस तरह की खबरों से? अजय देखें, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स हैं दो तरह के होते हैं, सेंट्रल बैंक के होते हैं, कमर्शियल बैंक के। तो सेंट्रल बैंक के वो होते हैं जो इंटर बैंक मार्केट से लिंक्ड होते हैं और ये 16 अरब डॉलर के हो गए हैं और ये तकरीबन 3-4 साल का हाई है ये, और टोटल रिजर्व हमारे तकरीबन 20-21 अरब डॉलर हो चुके हैं। कमर्शियल बैंक के 5-6 अरब अगर डाल दें इसमें। कमर्शियल बैंक के जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं और फिर सेंट्रल बैंक के आते हैं। तो 3-4 साल का हाई और एक सेफ्टी नेट होता है एक इकोनॉमी के लिए कि अगर आपका इंपोर्ट 5 अरब डॉलर है या 5.5 अरब डॉलर महीने का है तो तकरीबन 3-4 महीने के इंपोर्ट कवर आपके पास हैं जो पाकिस्तान के पास अब तैयार हो रहे हैं। तो मतलब जो पुरानी सिचुएशन थी जिसमें काफ़ी इंपोर्ट के मसले थे, और मैं रिपीट इतना नहीं करना चाहूँगा, मतलब जैसे क्रेडिट की डिफॉल्ट की सिचुएशन थी उससे काफ़ी दूर आ गई है हमारी इकोनॉमी, तो वहाँ से तो क्लियर हो गई है हमारी इकोनॉमी। तो ये रिजर्व का हाई नंबर भी काफ़ी टाइम बाद है, तकरीबन आधे डेकेड के बाद इतने ऊंचे हो गए रिजर्व, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। जो दरामदात हैं ये इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं, एक तो उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है? अच्छा, इंपोर्ट्स तो अभी भी पुराने लेवल से नीचे ही है। अगर हम रखे पहले इंपोर्ट हमारी तकरीबन 6.5-7 अरब डॉलर भी महीने की रही है, तो इस बार की इंपोर्ट सिर्फ 5.7 बिलियन आई है। और इंपोर्ट अगर आप देखें पहले हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, मतलब जुलाई से दिसंबर में 12% ऊपर है, तो ये नेचुरल है, थोड़ा पुल बैक है इंपोर्ट में, मतलब ऊपर की तरफ है क्योंकि इकोनॉमी रिकवर जब करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ 3-3.5% की आती है, ये 4% की अगर भी इस साल आती है, तो वहाँ से हमारी इंपोर्ट की भी ज़रूरियात हैं काफ़ी सारी, क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट हमारा बहुत बड़ा एक है, फिर और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये नेचुरल फेज है और देखना हमें चाहिए करंट अकाउंट का बैलेंस वो काफी स्टेबल है, वो नीचे की तरफ है, पहले की तरह बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये इतना बड़ा करंट अकाउंट बैलेंस है जितना पूरे महीने में एक बार आता था, अब पूरे साल में इतना छोटा आ रहा है करंट अकाउंट का डेफिसिट, उस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो नए बॉन्ड के इजरा की बात की जा रही है, स्पेशली पांडा बॉन्ड के बारे में मैं जानना चाहूंगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, अच्छा, पांडा बॉन्ड होता है चाइनीज मार्केट्स में एक कंट्री इशूइंग अथॉरिटी, RMB डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, उनकी जो करेंसी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी चाइनीज युआन में इशू करेगी। USD लिंक्ड नहीं होता। यूरो बॉन्ड में पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो इसके इन्वेस्टर होते हैं चाइनीज बैंक्स और चाइनीज जो फंड्स होते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन है डॉलर और यूरो बॉन्ड मार्केट के थ्रू, और एक नई चीज़ है, नया एवेन्यू, और RMB में हमारे रिजर्व ऑब्वियसली एक्यूमुलेट होने का पहला चांस होगा। पहला हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिकेट किया था कि छोटा अमाउंट होगा इसका, लेकिन आगे जाके इसको बढ़ोतरी देंगे। तो फिर इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या हो सकता है पांडा बॉन्ड से? अच्छा, पांडा बॉन्ड का लॉन्ग टर्म फायदा ऐसा हो सकता है कि एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे नॉर्मली यूरो बॉन्ड की हमारी यील्ड जो होता है जिसपे कूपन रेट होता है वो 6 से 7% होता है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया था कि लॉन्ग टर्म होगा ये,
और 4% तक की इसकी इंटरेस्ट कूपन होगी। तो ऑब्वियसली हमें तो पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और फंडिंग रिक्वायरमेंट तो है, तो एक नया एवेन्यू है, कहीं से अगर रुकावट है तो एक नया एवेन्यू मिल गया है पांडा बॉन्ड इशू करके फंड्स अक्यूमुलेट करने का। और इनिशियली अथॉरिटीज का प्लान है 250 से 500 मिलियन डॉलर की से शुरू करेंगे, फिर ओवरऑल ब्रॉडर 1 बिलियन तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो अब हमारे रिजर्व्स हैं इसके अंदर वो वाले फंड्स या वो वाले पैसे भी शामिल है जो डेफिनेटली हमारे दोस्त ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, यूएई हो गया या चाइना हो गया, उनकी तरफ से रोल ओवर भी कर दिए जाते हैं जो उन्होंने वापस करने होते हैं। इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये, जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप इंपोर्ट कर क्या रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ भी हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इंपोर्ट्स करते हैं, लेकिन उनकी इंपोर्ट्स प्रोडक्शन के लिए मोस्टली होती हैं कि वो चीज़ों को लाकर, रॉ मटेरियल लाकर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे एंड देन उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादातर इस चीज़ की हैं कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, या तो लग्जरी गुड्स हैं या फिर ऑयल की, तो आपने एनर्जी सेक्टर की तो खुद बात कर दी थी जी। नहीं, लग्जरी गुड्स का तो बहुत पहले बैन आ गया था पाकिस्तान में। 2023 में इसाक दर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उसी टाइम लग्जरी आइटम्स और बहुत सारी इसमें बड़ी लिस्ट थी, तो वहाँ पे मई 2022 में इनफैक्ट हुआ था, नॉन एसेंशियल आइटम्स के एक एसआरओ आया था तो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान में। अच्छा, इंपोर्ट अथॉरिटीज गाड़ियाँ भी तो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें हम, गाड़ियाँ भी तो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है ना इस बजट में। जी, गाड़ियाँ इतना बड़ा पार्ट नहीं है, गाड़ी इतना बड़ा पार्ट नहीं है इस इंपोर्ट बिल का। एनर्जी होता है, उसके अलावा फूड भी बहुत बड़ा पार्ट है, पर टेक्सटाइल गुड्स होती हैं और मशीनरी भी बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। और ऑब्वियसली एनर्जी इज 30-40%। आयरन एंड स्टील, पाकिस्तान स्टील का भी इंपोर्ट करता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है, केमिकल भी इंपोर्ट होता है। एसेंशियल आइटम्स, रॉ मटेरियल्स आप समझे कि बहुत बड़ा इंपोर्ट है, और वेजिटेबल ऑयल भी इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गाड़ियां और लग्जरी आइटम्स में पहले ही बैन हो गया था। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के तो मैन्युफैक्चरर हैं लोकली हायर, हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए कितना फायदा देती हैं, यानी कि उनके प्रोडक्शन के लिए कितना माल होता है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो एक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी होगा। जैसे टेक्सटाइल का सिग्निफिकेंट हिस्सा, अगर कॉटन की प्रोडक्शन लोकली कम होती है तो टेक्सटाइल का सिग्निफिकेंट हिस्सा लोकल कॉटन इंपोर्ट करता है, फिर वहां से एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल अगर आपको अंदाजा है तो टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी मुल्क की मईशत की, तो वहां से भी फायदा होता है। और फिर आईटी भी एक इमर्जिंग एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को तो फायदा होता ही है। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं आराम से। पाकिस्तान वैसे ही लेदर और सर्जिकल आइटम्स और स्पोर्ट्स गुड्स में वैसे ही आ गया था, तो रॉ मटेरियल का हिस्सा हर इंडस्ट्री में इंपोर्टेड होता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमसे बात कर रहे थे। लेट्स होप कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा रहा है, और ये जो हमें अब इजाफा नज़र आ रहा है और बेहतरी नज़र आ रही है हमारे रिजर्व्स के अंदर, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो, सो दैट दोबारा से हम माजी की तरह उस पॉइंट पर ना पहुँचे जहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बातें की जाने लगी थी।